जय हिंद मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं राहुल रंजन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2024 बैच के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई में भी लग चुके होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इसके बाद मुझे लगता है आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, इसमें कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है। जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है। तो डेट है आपका 13 फरवरी 2024, दिन 11 बजे शुरू हो चुका है ये, और 27 फरवरी 2024 तक शाम को 5:30 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। उस समय तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसमें इनरोल हो जाओगे, फॉर्म अप्लाई कर दोगे। बढ़ते हैं आगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है फॉर्म भरने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 बैच के लिए आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो कि 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं हो। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि आप नया फ़ोटो खिंचा के लेके चले आओ। हाँ, एक बात याद रखना है, ब्लैक स्लेट होना चाहिए आपके हाथों में, आपके चेस्ट के सामने। उस पर डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए, और आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए वाइट चौक से। फ़ोटो खिंचाते समय आप कैप नहीं पहनोगे, स्पेक्टिकल्स चश्मा नहीं लगाओगे, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे उस समय पे लाइव इमेज कैप्चर भी करना है। कैंडिडेट जो जिनका फॉर्म भरा जाना है उनका स्कैन्ड सिग्नेचर भी चाहिए, और बाएं हाथ के अंगूठा का निशान भी चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्लास 10th का मार्कशीट आपको देना होगा, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है देन आप उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट हो सकता है। आप एनओसी दे सकते हो अगर आपके पास है तो, सर्विसमैन हो तो। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी 300 रुपया होने वाला है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो 50 KB से 150 KB के बीच का होगा। एक और ध्यान में ये बात रखना आपको कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो JPEG और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, वो PDF फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, अब एलिजिबिलिटी क्या है इसका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। सो आइए देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में वही है कि आप एक मेल होने चाहिए और इंडियन होने चाहिए, ये है। यहाँ फीमेल्स आर नॉट अलाउड, फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता है इसके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होने चाहिए। मैथ और फिजिक्स आप पढ़े हो अपने क्लास 12 में, और आपको मार्क्स भी फिल करना है किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स आया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप फॉर्म भर रहे होगे। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम एज 22 साल चाहिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो देन यू विल गेट 5 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन इन योर एज, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज में, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो। अगर आप OBC से आते हो देन आपको 3 साल का मिलने वाला है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में आता है देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसी डेट पे पड़ता है, अगर 31 अगस्त ही आपका भी डेट ऑफ बर्थ है देन फिर भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। बढ़ते हैं आगे, वैकेंसी कितना है इसको देख लेते हैं। वैकेंसी टोटल 260 है, उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन ये रीजन वाइज है। रीजन नॉर्थ में अनरिजर्व के लिए 31 वैकेंसी है, EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 17, SC के लिए ST के लिए 8 और SC के लिए 14। टोटल 79 वैकेंसी है नॉर्थ रीजन में। ये आप वीडियो को एक बार पॉज करके सब कुछ देख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ये भी बताना होगा आपको कि नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। सो एक बार पॉज करके इसको भी देखिए कि नॉर्थ रीजन में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा चंडीगढ़ आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और ओडिशा जैसे स्टेट्स ये सब आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट्स, अपने रीजन का, अपने स्टेट्स का देख सकते हैं कि आपकी तरफ कितना वैकेंसी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिलेबस, क्या होगा सिलेबस इसका वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 4 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला स्टेज होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो होता है।
इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 60 नंबर के होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 50 नंबर के होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 1 60 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना है और सेक्शन 2 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाना है। टोटल 50 नंबर चाहिए अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आते हो। तो अगर आप एससी एसटी हो देन 44 नंबर आपको मिनिमम चाहिए, पासिंग मार्क्स है ये एग्जाम को पास करने के लिए। दोनों में पास करना, दोनों में सेपरेटली पास करना मैंडेटरी है। सेक्शन 1 में कौन सी क्या सिलेबस होता है सेक्शन 1 का? तो मैथ आते हैं इसमें। ये एग्जाम होता है 45 मिनट के लिए। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 60 नंबर, एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे मिलता है। मैथ्स 20 नंबर के होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? तो वो जो 8, 9, 10, 7, 8 का जो मैथ है वही आता है इसमें। जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम टाइप वाला वो कंप्लीट मैथ आएगा इसमें। साइंस 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से बेसिक इंग्लिश आता है, 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग 10 आएंगे और जीके 5 आएंगे। जीके में इंक्लूड होता है करंट अफेयर होगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होता है इसमें। 30 नंबर पासिंग मार्क्स है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए। 27 नंबर पासिंग मार्क्स है एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए। ये क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस जैसा ही होता है, क्लास 10 बेसिस पे ही होता है, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते। सेक्शन 2 50 नंबर का होगा। 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन इसमें 50 होंगे। 25 मैथ का क्वेश्चन, 25 फिजिक्स का क्वेश्चन। जो एयरफोर्स में मैथ्स और फिजिक्स आते हैं एक ग्रुप में, वही सिलेबस इसका भी होता है। माने तो आप क्लास 12 मैथ और क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस इसमें होता है। और सिर्फ क्लास 12 ही नहीं, 11th और 12 दोनों के मैथ और दोनों के फिजिक्स इसमें आते हैं। 20 नंबर मिनिमम मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए पेपर को, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। 17 मार्क्स लाना है अगर आप एससी एसटी और से बिलोंग करते हैं। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से सिलेक्शन होता है इसमें। सबसे पहले स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। जो नियरेस्ट सेंटर मिलेगा आपको, वहाँ पे वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। वहाँ पे आधार कार्ड अगर आप अपलोड किए हो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे, देन आपको आधार कार्ड ले जाना होगा वहाँ पे। पैन भरे हो तो पैन ले जाना होगा। उसके बाद आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए अपने एडमिट कार्ड का, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं लेके जाना है एग्जाम देने के लिए। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी वहाँ सेंटर पे आपको लेके जाना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, देन स्टेज 2 होगा आपका। अगर आप क्वालिफाई कर गए हो स्टेज 2 के लिए तो स्टेज 2 का टेस्ट होगा। स्टेज 2 में बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं और ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है स्टेज 2। सबसे पहले जब आप वहाँ जाओगे तो आपको असेसमेंट या एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मिलेगा, जो कि एक OMR बेस्ड एग्जाम होता है। ये रिटर्न एग्जाम है और इसका रिजल्ट लगभग 1-1.5 घंटा में अनाउंस कर दिया जाता है। जो बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पार कर पाते हैं वही PFT के लिए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। तो PFT में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में तो आपको 1.6 किलोमीटर भागना है 7 मिनट के अंदर। 20 स्क्वाट अप मतलब उठक बैठक और 10 पुशअप लगाने होते हैं। इनमें कोई भी टाइम गैप आपको नहीं मिलने वाला है, ये कंटिन्यूसली आपको करना होता है। जब आप इस प्रोसेस को क्रॉस कर जाओगे, अगर क्वालिफाई कर जाते हो, देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका और यहाँ पे स्टेज 2 का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब आपका मेरिट बनेगा और ये इसी को स्टेज 3 कहा जाता है। इसमें रीवेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। ऑल इंडिया में जितने भी वैकेंसी हैं अवेलेबल और स्टेज 1 में आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाए हो, उसी के बेसिस पे मेरिट बनाया जाता है। ऑल इंडिया बेस्ड ये मेरिट होगा। इस मेरिट को बनाते समय टाई ब्रेकिंग रूल के आधार पर मेरिट को बनाया जाता है। जैसे कि अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों को सेम मार्क्स मिला है स्टेज 1 में, तो ये देखा जाएगा कि दोनों में से किसने सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स लाया है। जो बच्चे सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क लाएंगे उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। तो ये पहला नियम ये कहता है। और दूसरा कि अगर दोनों सेक्शन 1 में भी सेम नंबर लाए हैं, सेक्शन 2 में भी सेम नंबर लाए हैं और उन दोनों का ओवरऑल मार्क्स भी अगर सेम है, तो उसमें से जो बच्चे ज़्यादा बड़े हैं, जिनका एज ज़्यादा है, उनको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। जिनका एज कम है, जो छोटे हैं, उनको मेरिट में नीचे रखा जाएगा। और देन आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा आपका नाम INS चिल्का जाने के लिए। एग्जामिनेशन सिटी ऐसा क्लेम किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कि हम 30 किलोमीटर के रेंज में ही
एग्जामिनेशन सिटी अलॉट करते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, डेट दिया गया है कि स्टेज 1 का एग्जाम मिड और एंड अप्रैल में होने वाला है, स्टेज 2 का एग्जाम मिड और एंड मई में होने वाला है, और स्टेज 3 अर्ली मतलब पहले ही हो जाएगा, अक्टूबर में पहले महीने में ही, पहले दिनों में ही, पहले सप्ताह में ही, और या फिर मिड अक्टूबर तक हो ही जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में इंडियन कोस्ट गार्ड बता रहा कि मैं स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो होता है उसका रिजल्ट 30 दिन के अंदर दे देता हूं बच्चों को। मेडिकल स्टैंडर्ड में 157 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है इसके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अगर आप असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हाइट में देखने को मिलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करता है, वो है सैलरी। किसी भी एग्जाम में आपको सैलरी बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं देखना कि सैलरी क्या मिलेगा हमको, प्रमोशन किस टाइप से होगा, क्या जॉब प्रोफाइल है, फिर हम तैयारी करेंगे। तो तैयारी में लग जाओ भाई, सैलरी बहुत ही अच्छा होने वाला है इसका। तो बात कर लेते हैं सैलरी, प्रमोशन और भी क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो सैलरी 21,700 का है, बेसिक पे है। शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि ये लगभग 40,000 तक चला जाता है, क्योंकि ये बेसिक पे है, पे लेवल 3 का जॉब है ये। इसमें डियरनेस अलावेंस, DAT ये सब जुड़ता है, उसके बाद से ये बढ़ जाता है। ये क्यों, कब जुड़ता है ये सब, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आपका पोस्टिंग है और कैसा पोस्टिंग है, इस पे डिपेंड करता है। और मैं गारंटी करता हूँ कि 35-40 के आसपास चला जाता है, तो ये एक अच्छी सैलरी है। प्रमोशन और प्रीरिक्विजिट्स क्या है, प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि प्रमोशन आपको प्रधान अधिकारी तक का मिल सकता है, वहाँ तक आप प्रमोशन लेके जा सकते हो, जिसका बेसिक पे लेवल 47,600 रुपये है। मतलब कि अगर बात करें पैसा के टर्म्स में कितना तक जाएगा, तो ये लगभग 1 लाख एंड 1 लाख के अबव जाएगा इसका सैलरी। प्रमोशन कैसे होगा, तो नाविक से आप उत्तम नाविक बनोगे, उत्तम नाविक से प्रधान नाविक, प्रधान नाविक से अधिकारी, अधिकारी से फिर आप अधिकारी के बाद उत्तम अधिकारी, और उत्तम अधिकारी के बाद प्रधान अधिकारी आपको बनाया जाएगा प्रमोशन में। नाविक से उत्तम नाविक बनने के लिए 5 साल लगेंगे आपको, और फिर उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने के लिए 4 साल लगते हैं, प्रधान नाविक से अधिकारी बनने के लिए 3 साल, अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए 4 साल, और उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनने के लिए 3 साल। अगर आप इनका जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हो तो आप ऑफिसर ग्रेड में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है। अब लास्ट अपना बचता है अदर बेनिफिट्स क्या है, और क्या क्या फ़ायदे हमको मिलने वाले हैं इसमें। तो और यही फ़ायदा है कि आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन देगी, रहने के लिए जगह देगी, आपको, आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। 45 दिन का अर्नड लीव, मतलब आपको पे किया जाएगा, आपको छुट्टी तो मिलेगी 45 दिन की, लेकिन उसमें भी आपका पेमेंट होगा। 8 दिन का कैजुअल लीव भी मिलता है आपको, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी मिलता है, ग्रेट्युटी भी मिलता है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलता है, रिटायरमेंट होगा तो बहुत सारा पैसा भी आपको यहाँ मिलेगा। कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, लोन फैसिलिटी भी आपको बहुत सारा मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए मेडिकल फैसिलिटी जो होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। इंश्योरेंस कवर लगभग 75 लाख का होता है एक इनरोल्ड पर्सनल के लिए। तो यहाँ पे अपना सब कुछ खत्म होता है, और बहुत बहुत थैंक यू आप सबों को हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक शेयर तो बनता है, और अगर मेहनत हमारा सही लगा हो, सही डायरेक्शन में हो, तो एटलीस्ट एक कमेंट करके जाना कैसा वीडियो लगा आपको, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबों का।